Hello, my name is Nitin Gupta and welcome to Nitin Gupta classes. Keep learning, keep practicing. आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स का चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी की वीडियो का पार्ट 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ से। Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do is different. लोगों का सिर्फ खाना खाने का तरीका या जो कपड़े वो पहनते हैं सिर्फ वही डिफरेंट नहीं होते, जो वो काम करते हैं, जो वो जॉब करते हैं, वो भी कई बार डिफरेंट होते हैं। In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. कई बार जब शहरों में लोग रहते हैं तो वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि उनके आसपास के माहौल से वो कितना बंध चुके हैं। This is because in the city, people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. गाँव में जैसे आप देखते हैं कि गाँव में कई बार लोग अपने ही खेतों में, अपने ही आंगन में वो सब्जियां फल उगाते हैं जिन्हें वो यूज़ कर सकें। बट शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरों में हम हर तरीके के खाने के लिए मार्केट में डिपेंड करते हैं। मार्केट में जो चीज़ें मिल रही हैं खाने के लिए या किसी और तरीके की, हम बेसिकली सिर्फ उसी पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हम जॉब करते हैं तो और हम इसी वजह से ग्रो कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए लाइफ विलेजेस की और लाइफ सिटीज़ की बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. We can do this by reading about the life in two different parts of the country, that is Kerala and Ladakh. अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि किसी भी जगह का ऐतिहासिक और वहाँ के जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से वहाँ पे रहने वाले लोगों की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, वहाँ की डाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं। और इस चीज़ को समझने के लिए हम अपने ही देश के दो अलग अलग हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे, दो अलग अलग स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, दो अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हैं केरला एंड लद्दाख। आपने दोनों का ही नाम सुना होगा। केरला एंड लद्दाख दोनों ही बहुत ही फेमस जगह हैं इंडिया की। इन्हीं के दोनों की जो जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से लोगों की लाइफ को इफेक्ट करते हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एन एटलस एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख। अगर आप इंडिया की मैप को देखेंगे एटलस में, तो लद्दाख आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा एंड केरला इंडिया की बिल्कुल सदर्न पार्ट में मिलेगा, जस्ट श्रीलंका के ऊपर। Can you list 3 ways in which the different geographical locations of these two regions would influence the following? मतलब जो आप देखेंगे कि ये दोनों कहाँ पर हैं। लद्दाख पहाड़ी क्षेत्र में है, इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है इंडिया का, और ये केरला बिल्कुल समुद्री तट पर है, समुद्र के किनारे पर है, और अंदर आपको कई सारे पानी की छोटी छोटी नहरें मिल जाती हैं, जिस वजह से आपको ये समझ में आएगा कि वहाँ पर लद्दाख में जहाँ पानी की बहुत कमी है, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है। तो किस तरीके से इनकी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, इनकी हिस्टोरिकल फैक्टर्स लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, किस चीज़ में, उनकी खाने की हैबिट्स में, उनके कपड़ों में, और वो जो काम करते हैं उसमें। लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। जैसे हमने आपको बताया, लद्दाख एक डेजर्ट है, एक कोल्ड डेजर्ट है, जो जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न साइड में पहाड़ों से घिरा हुआ एक एरिया है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन। यहाँ पर बारिश ना होने के कारण किसी भी तरीके की फसल को उगाना बहुत ज़्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं है। एंड इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। और पहाड़ों में होने की वजह से यहाँ पर ये इलाका कई बार सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ से ही ढका हुआ होता है साल के बहुत समय तक के लिए। देयर आर वेरी few trees and that can grow in the region. यहाँ पर सिर्फ बहुत ही कम ऐसे ट्रीज़ हैं जो ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि या तो बारिश भी नहीं होती, तो पानी नहीं है, बर्फ़ से ढका रहता है, तो इसीलिए लैंड भी कई बार अवेलेबल नहीं होती है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन दी मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग दी समर मंथ। और अगर पीने के पानी की बात करें तो पीने के पानी के लिए लोग वहाँ पर पिघलती हुई बर्फ़ के जो पानी बह रहा है वहाँ से, उस पर डिपेंड करते हैं गर्मियों के मौसम में। People here keep sheep and the sheep in this region are special because they produce pashmina wool. यहाँ पर लोग शीप को पालते हैं, और शीप यहाँ की जो इस इलाके की जो शीप है वो वर्ल्ड फेमस है। क्यों? क्योंकि वो जो शीप है वो प्रोड्यूस करती है एक स्पेशल टाइप ऑफ वूल जिसका नाम है पश्मीना वूल। आगे बढ़ते हैं। दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। और ये जो वूल है इसको प्राइस मिल चुका है, और इसके जो पश्मीना के द्वारा जो बनाए जाने वाले शॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और ये वर्ल्ड फेमस हैं। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द शीप एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो उन जो शीप्स को पालते हैं, उन शीप्स में से वूल को बहुत आराम से, बहुत केयरफुली निकालते हैं, और उस को निकालने के बाद वो कश्मीर के ट्रेडर्स को उस वूल को बेच देते हैं।
पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर, और जो पश्मीना शॉल्स जो शीप से निकाली गई वूल है उसके द्वारा जो बनाए जाने वाले शॉल्स हैं वो मशीन से नहीं बनते, वो वहीं के लद्दाख के कश्मीर के कारीगर हैं जो उन्हें अपने हाथों से बुनते हैं। The people eat meat and milk products like cheese and butter. Each family owns some goats, cows and dogs. Dogs क्या हैं? याक काउज हैं। कहने का मतलब है यहाँ के लोग मीट खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं जैसे कि चीज़ है, बटर है। हर एक परिवार के पास कुछ गोट्स होती हैं, कुछ गाय होती हैं और कुछ डोज होती हैं। डोज क्या है? याक में जो एक याक मेल भी होता है और याक फीमेल भी, तो याक काउज को डोज कहा जाता है। तो सभी परिवारों के पास कुछ ना कुछ होता है जिससे कि वो अपना गुजारा उनसे कर सकें, उनसे मिल्क ऑब्टेन कर सकें, उनसे मिल्क प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकें। मीट भी कई बार वो लोग कंज्यूम करते हैं। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. एक रेगिस्तान होने की वजह से ऐसा नहीं है कि लद्दाख एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है या फिर लद्दाख एक बहुत ही बैकवर्ड रीजन है। वहाँ पे ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. आप लोग ये समझिए कि ये जगह भले ही एक रेगिस्तान है फिर भी ये इलाका बहुत ज़्यादा समय से ट्रेडर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुका है, क्योंकि यहीं से कई सारे ऐसे रास्ते हैं जो तिब्बत के लिए जाते हैं जो चाइना का एक पार्ट है। तो और कहीं से जाने का रास्ता बहुत कम है। ये जगह एक ऐसी है जहाँ से हम तिब्बत जाने वाले रास्तों को जो सकते हैं, मतलब उस रास्ते से हम वहाँ पर जा सकते हैं। दीज कैरावैंस कैरी टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। और ये जो कैरावैंस हैं जो लद्दाख के रास्ते तिब्बत जाती थी उनमें ज़्यादातर टेक्सटाइल का सामान होता था, मतलब कपड़ों से रिलेटेड। आप वहाँ पर स्पाइसेस लेकर जाते थे, साथ ही साथ कच्चा सिल्क लेकर जाते थे। कच्चा सिल्क का मतलब है उसको प्रोसेस नहीं किया गया, उसको फैक्ट्रीज में भी प्रोसेस करना बाकी है। ये सभी चीज़ें वो लोग कैरी करके उस तरफ तिब्बत में ले जाया करते थे। Buddhism reached Tibet via Ladakh. Ladakh is also called a Little Tibet. बुद्धिज़्म जो धर्म है वो तिब्बत में लद्दाख के थ्रू पहुंचा, उसी रास्ते से गया। लद्दाख को इसीलिए लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर। यहाँ जो इस्लामिक धर्म है, जो लद्दाख में इस्लामिक धर्म में देखने को मिलता है, वो आज से लगभग 400 साल पहले वहाँ पर आ चुका था, और इसी वजह से यहाँ पर हमें कई सारे मुस्लिम पॉपुलेशंस देखने को मिल जाती है। लद्दाख वॉज अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। लद्दाख का एक बहुत ही बड़ा इतिहास है, जो पोएम्स हैं या जो सॉन्ग्स हैं ओरली ट्रांसफ़र हुए हैं। वहाँ पर कोई हिस्ट्री नहीं है उसकी कि उसको लिखा गया हो। लोग एक जनरेशन बाय जनरेशन उन पोएम्स और सॉन्ग्स को लोगों को सुना सुना कर ही आगे ट्रांसफ़र किया गया है। Local versions of Tibetan national epic, the Kesar Saga, was performed and sung by both Muslims and Buddhists. जो लोकल वर्जन है तिब्बतियन एक नेशनल एपिक है, तिब्बत की एक बहुत ही ऐतिहासिक एक किताब है केसर सागा, जिसको यहाँ के लोग चाहे वो मुस्लिम हो या बुद्धिस्ट उसको गाकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। Kerala is a state in the southwest corner of India. It is surrounded by the sea on one side and hills on the other. केरला एक साउथ वेस्ट कॉर्नर का पार्ट है इंडिया के। इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे तो उसमें बिल्कुल नीचे की तरफ वेस्टर्न कोस्ट की तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको केरला स्टेट मिल जाएगा, जो एक तरफ तो समुद्र से है घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। A number of spices like pepper, cloves, cardamoms are grown on the hills. और यहाँ पर कई सारी स्पाइसेस, यहाँ की स्पाइसेस भी बहुत फेमस हैं। यहाँ पर जो दुनिया में जितनी भी स्पाइसेस गई हैं वो मोस्टली यहीं गई हैं। और कौन कौन सी स्पाइसेस फेमस हैं यहाँ की? पेपर मतलब काली मिर्च, क्लोव्स मतलब लौंग, कार्डमम्स मतलब इलायची। इस तरीके की सारी चीज़ें जो यहाँ के पहाड़ों में उगाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। It is spicy that made this region attractive place for traders. यहाँ की स्पाइसेस ही एक ऐसी चीज़ है जिन्होंने ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। Jewish and Arab traders were the first to come here. ज्विश और अरब ट्रेडर्स वही सबसे पहले ऐसे थे जो सबसे पहले केरला के तट पर आए और उन्होंने वहाँ से वो स्पाइसेस लेना इकट्ठा करके दूसरे देशों में ले जाना शुरू किया। The Apples of Christ, St. Thomas is believed to have come here nearly 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India. वो दोनों ही लोग जो भारत में लगभग 2000 साल पहले आए थे, उन्हीं को ये क्रेडिट दिया जाता है कि वही भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी धर्म को लेकर आए।
Many Arab traders also came and settled down here. कई सारे अरब ट्रेडर्स भी यहाँ आए, अरब देशों जो ट्रेडर्स थे वो यहाँ आए और यहीं पर आकर बस गए. Ibn Battuta, who travelled here a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims. Ibn Battuta आपने नाम सुना होगा, ये लगभग 700 से कुछ साल पहले, मतलब लगभग 650 साल से ज़्यादा समय हो चुका है जब ये भारत में आकर यहाँ बसे थे. इन्होंने एक ट्रेवलॉग लिखा है. ट्रेवलॉग क्या होता है? जब कोई इंसान कोई दूसरी जगह जाता है, कोई नई जगह जाता है, तो वहाँ उसका क्या एक्सपीरियंस था, वहाँ उसने क्या क्या देखा, वहाँ उसने क्या क्या खाया, सभी चीज़ों के बारे में, वहाँ की सब चीज़ों के बारे में जो उसका एक्सपीरियंस है वो उसमें लिखता है. और उसमें उन्होंने यहाँ पे रहने वाले मुस्लिम लोगों के बारे में भी डिस्क्राइब किया. एंड सेज दैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी. और उन्होंने ये भी बताया कि मुस्लिम धर्म यहाँ पर, या मुस्लिम लोग जो हैं वो यहाँ पर हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी में से एक हैं. सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं. द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को दा गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर. आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया का सी रूट जो है वो किसने ढूंढा था, कौन से देश से था, तो वो आपको पता होना ज़रूरी है. इंडिया का जो सी रूट है वो वास्को दा गामा ने ढूंढा था और वो एक पोर्टुगीज था. वो भारत के जो केरला कोस्ट है, कोचिन में, वो सबसे पहली बार सी रूट से आया था. और वो जो डेट थी, वो जो ईयर था, वो था 1498. दैट मीन्स भारत का जो सी रूट है यूरोप से जो जुड़ता है वो 1498 में वास्को दा गामा जो पोर्टुगीज था उन्होंने खोजा था. और उनकी शिप सबसे पहली बार केरला के कोस्ट पर यहाँ पर ही आई थी. Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. और इन्हीं सभी वेरिएशंस की वजह से, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से ही यहाँ के केरला के लोग बहुत अलग अलग प्रकार के धर्मों को मानते हैं. आप जैसे जानते हैं कि इब्न बतूता ने मुस्लिम्स के बारे में बताया, तो मुस्लिम धर्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है. क्रिश्चियंस यहाँ 2000 साल पहले आए थे, वो भी इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है. हिंदू पहले से ही भारत में रहते थे. जुडिज़म, जूइश ट्रेडर्स भी यहाँ आए थे जो यहीं पर आके सेटल हो गए, उसकी वजह से जुडिज़म बहुत फेमस हो गया. अरब ट्रेडर्स यहाँ आके सेटल हो गए, इसलिए इस्लामिक धर्म इंपॉर्टेंट हो गया. तो कई सारे धर्म के जब लोग यहाँ पर आके रहना शुरू किया, इनिशियली वो ट्रेडर्स थे, पर जब वो यहाँ पर रहना शुरू किया उन्होंने, तो उनका परिवार बढ़ा और इसी वजह से उस रिलीजन का भी एक्सपेंशन हुआ. The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets and are called चीना वाला. यहाँ पे समुद्री तट पास में होने की वजह से कई सारे लोग फिशिंग पे डिपेंड करते हैं, और जो फिशिंग करने वाले लोग हैं, जो वो फिशिंग नेट्स यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल वैसे लगते हैं जैसे चाइनीज़ फिशिंग नेट्स हुआ करते थे, और इसी वजह से इनको चीना वाला के नाम से जाना जाता है. इवन द यूटेंसिल्स यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चाटी. यहाँ पर जो फ्राइंग के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम भी चीना चाटी दिया गया है. एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन वो कुड हैव कम फ्रॉम चाइना. और उसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो चीन वर्ड आप दोनों में देख रहे हैं, चीन वाला और चीना चटी, वो दोनों में जो चीन वर्ड है उसका मतलब है चाइना. द फर्टाइल लैंड एंड द क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग rice and a majority of people eat rice here, fish and vegetables. मतलब यहाँ पर यहाँ का जो मौसम है, यहाँ की जो फर्टाइल लैंड है और जो इतनी ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी है, ये सभी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि यहाँ पर चावल बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है, और वो वहाँ पर ग्रो होता भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है. इसी वजह से जो मोस्टली केरला के लोग हैं उनकी जो स्टेपल डाइट है, स्टेपल मतलब वो जो रोज़ खाते हैं, उसमें चावल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कोस्टल एरिया होने की वजह से फिशिंग उनकी एक स्टेपल डाइट है, फिश वो खाते हैं, सी फूड वो खाते हैं, और कई सारे वेजिटेबल्स भी वो लोग यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं. वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जोग्राफिकल फीचर्स, द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैव बीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस. जैसा आपने देखा कि केरला और लद्दाख के जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं वो बहुत डिफरेंट है. लद्दाख एक पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, पानी नहीं है. केरला एक कोस्टल रीजन है, पानी बहुत ही ज़्यादा है. तो दोनों के जोग्राफिकल फीचर्स बहुत डिफरेंट हैं. उनकी हिस्ट्रीज़ भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और उनका कई सारा इफेक्ट वहाँ के आम लोगों की ज़िंदगी पे, वहाँ के कल्चर पे पड़ा है. बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स. दोनों ही जगहों की जो हिस्ट्री है वहाँ पर चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है. लद्दाख में पश्मीना के लिए, सिल्क के लिए, और तिब्बत का रास्ता था वो इसीलिए, और केरला में इसीलिए क्योंकि वहाँ की स्पाइसेस बहुत ज़्यादा फेमस हैं. इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स. कहने का मतलब है केरला की इतनी अच्छी मिट्टी, इतनी अच्छी फर्टाइल सॉइल, जिसकी वजह से वहाँ पे इतनी सारी स्पाइसेस ग्रो की जा सकती हैं, उन्होंने अट्रैक्ट किया
ट्रेडर्स को, और लद्दाख में जो वूल थी, जो पश्मीना वूल है, उसे अट्रैक्ट किया वहाँ पे कई सारे ट्रेडर्स को। Thus, history and geography are often tied in the cultural life of a region. इस वजह से आपको इस बात से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो लद्दाख और केरला की आपने अभी जो दोनों स्टोरीज पढ़ी, वहाँ पर वहाँ की जो जोग्राफिकल लोकेशन है कि वहाँ क्या चीज़ बहुत अच्छी मिलती है, लद्दाख की पश्मीना वूल और केरला की स्पाइसेस, उसके वजह से ट्रेडर्स अट्रैक्ट होते हैं, अलग अलग रीजन के ट्रेडर्स अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि लद्दाख में अट्रैक्ट हुए थे चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स, और हम अगर बात करें केरला की तो वहाँ पर जूस ट्रेडर्स आए थे, अरब ट्रेडर्स आए थे, पोर्टुगीज सबसे पहली बार वहीं पर आए थे, सी रूट का जो डिस्कवरी थी वो भी उन्होंने वहीं के लिए की थी। तो वहाँ की जो जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, वहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं वो, और जो वहाँ लोग ने आकर रहना शुरू किया, उसकी वजह से वहाँ की जो कल्चरल लाइफ है, उस पर्टिकुलर रीजन की जो कल्चरल लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इज नॉट मियरली अ थिंग ऑफ द पास्ट। ये जो इतने ज़्यादा डाइवर्स कल्चर्स हैं, इसका जो प्रभाव है, ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है। Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move, our cultural traditions and way of life slowly becomes a part of a new place we are in. ये आज भी ऐसा होता है, जब हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं काम के लिए या किसी और वजह से, तो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, वो भी हम अपने साथ लेकर जाते हैं, और जिस जगह पर हमने रहना शुरू किया है, वहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन को अपने कल्चर और ट्रेडिशन के साथ मिक्स करते हैं, और मिक्स करने की वजह से एक नए तरीके के कल्चर और ट्रेडिशन की शुरुआत होती है। Similarly, in our own neighborhoods, we live close to people from several communities. आप भी अगर अपने आस पड़ोस में देखेंगे, अपने नेबर्स में देखेंगे, तो कई सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो किसी और स्टेट को बिलोंग करते हैं, किसी और कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनकी मदर टंग शायद कुछ और हो, वो किसी और तरीके का, अलग तरीके का खाना पसंद करते हैं, वो किसी अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं, अलग कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि हम एक साथ एक ही जगह पर कितने अलग अलग कल्चर्स को एक साथ लेकर आ जाते हैं, एक साथ कई सारे ट्रेडिशंस को कंबाइन करते हैं, और इसी से डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and traditions. ये सभी चीज़ें हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो सिर्फ इसी बात पर निर्भर करती है कि हम कोई भी काम किस तरीके से कर रहे हैं, एक साथ मिलकर अपनी आपस में स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, वो कहानियाँ अपनी सुनाएंगे, हम अपनी कहानियाँ उन्हें सुनाएंगे, उनके कस्टम्स हम सीखेंगे, हमारे कस्टम्स वो सीखेंगे, उनके ट्रेडिशंस हम फॉलो करेंगे, हमारे ट्रेडिशंस वो फॉलो करेंगे, उनके फेस्टिवल्स में हम पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे फेस्टिवल्स में वो पार्टिसिपेट करेंगे, और इसी तरीके से हम एक दूसरे के कल्चर, ट्रेडिशंस, रिलीजन और सभी तरीके की चीज़ों को मिक्स करते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं, एकजुट में रहते हैं, और इसी की वजह से डाइवर्सिटी बहुत अच्छा इफेक्ट देती है हमारे इस इतने बड़े डाइवर्स कंट्री के अंदर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नाम से ही समझ में आता होगा, इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद भी हम सब लोग एक हैं, यूनाइटेड हैं। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। भारत की जो विविधताएं हैं, ये उसकी एक ताकत बनकर सामने आती हैं। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, रिलीजन एंड रीजनल बैकग्राउंड्स केम टुगेदर टू अपोज देम। जब ब्रिटिशर्स भारत में रूल कर रहे थे, तो लोग, आदमी, औरत, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषाएं, सब कुछ अलग था, फिर भी वो सब एक साथ आए, एकजुट हुए और उनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े और उनको अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. जब भारत ने अपना स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा, तो उसमें कई सारे हज़ारों तरीके के लोग थे, हज़ारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और सभी लोग अलग अलग एरियाज से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग रीजन से भी बिलोंग करते थे। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस। उन सभी ने एकजुट हुए, एक साथ मिले और एक साथ काम करने का फैसला लिया। दे वेंट टू जेल टुगेदर, वो एक साथ जेल भी गए। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश, और उन्होंने कई सारे ऐसे तरीके ढूंढे जिससे कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सके और उन्हें मजबूर कर सके कि वो हमारे देश को छोड़ के चले जाएं। इंटरेस्टिंगली, द ब्रिटिश thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them. एक बार आश्चर्य वाली बात ये भी है कि ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि भारतीय इतने अलग अलग हैं, अलग अलग जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, इतना सारा कुछ अलग अलग है, तो अगर हम इन सबको डिवाइड कर दें तो हम इन पे बहुत लंबे समय तक रूल कर सकते हैं।
but the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. परंतु इसके बावजूद भी, इतने अलग होने के बावजूद भी सारे भारतीय लोग एक साथ आए, एकजुट हुए और उन्होंने ब्रिटिशर्स को ये दिखा दिया कि भले ही हम कितने भी अलग हैं फिर भी हम अपने दुश्मन के खिलाफ एक साथ होकर एक साथ लड़ सकते हैं, और उनके दुश्मन थे ब्रिटिशर्स। आपकी टेक्स्ट बुक में एक पोयम दी गई है, जानते हैं इस पोयम का इस चैप्टर से या इस टॉपिक से क्या रिलेशन है। दिस सॉन्ग वाज सung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which British General Dyer opened fire on a large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding even more. ये वो सॉन्ग है जो जलियांवाला बाग मैसेकर जो 1919 में हुआ था अमृतसर में, जिसमें ब्रिटिश जनरल डायर ने कई सारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। वो लोग जिनके पास ना तो हथियार थे, ना वो कुछ लड़ रहे थे, ना वो विद्रोह कर रहे थे, वो शांति से एकजुट होकर मिलकर कुछ बात करने के लिए मिले थे, जिसमें ब्रिटिश जनरल डायर ने वहाँ आए, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो गोलियां चलाना शुरू कर दे, जिसमें कई सारे लोग मारे गए और उससे भी ज़्यादा लोग जख्मी हुए। Men and women, Hindus, Sikhs and Muslims, rich and poor, had gathered to protest against the British. उस जलियांवाला बाग में कई सारे लोग इकट्ठे हुए थे, चाहे वो आदमी थे या औरत थे, हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, अमीर थे, गरीब थे, किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, पर सब लोग एक साथ आए थे उस जलियांवाला बाग में, जिससे कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकें। दिस सॉन्ग वॉज कम्पोज एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। और ये वही सॉन्ग है जो उन सभी लोग जो अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग क्षेत्र, सभी अलग अलग तरीक़ों से बिलोंग करते थे, फिर भी वो एक साथ आए ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए, उनकी इसी बहादुरी के लिए ये सॉन्ग उनकी याद में गाया गया। सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स दैट एमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। कई सारे गाने या कई सारे ऐसे सिंबल्स हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के समय सामने आए, जिन्होंने लगातार ये दर्शाया कि भले ही हम कितने भी अलग हैं, भले ही हम में कितनी भी डाइवर्सिटी है, फिर भी हम एक साथ हैं, एकजुट हैं, और अपनी डाइवर्सिटी को अपनी ताकत बनाकर लोगों के सामने प्रेजेंट किया। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग? क्या आप भारत के जो फ्लैग, आप ट्राई कलर फ्लैग देखते हैं, क्या उसका मतलब जानते हैं, क्या उसकी स्टोरी जानते हैं? इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। ये वही झंडा है जिन्होंने भारत में अलग अलग जगहों के लोगों के द्वारा यूज़ किया गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। मतलब भले ही वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्ट किया गया हो या बनाया गया हो, परंतु उस फ्लैग को ऑल ओवर द कंट्री, भले ही वो किसी भी जगह को बिलोंग करता हो, कोई भी पीपल, उन सभी ने उस फ्लैग को एक्सेप्ट किया और उसको एज अ सिंबल यूज किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and customs was practiced and where variety acknowledged and even encouraged. अपनी बुक जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि भारत की जो यूनिटी है, भारत में के लोगों की जो एकताएं हैं, वो कहीं बाहर से नहीं डाली गई हैं उनके अंदर, वो उनके अंदर खुद से हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग भारत में एक दूसरे की सभ्यता की इज्जत करते हैं, एक दूसरे की ट्रेडिशन की इज्जत करते हैं, एक दूसरे के कल्चर की इनकी इज्जत करते हैं, एक दूसरे लोगों की इज्जत करते हैं, एक दूसरे लोगों की धर्म की इज्जत करते हैं, और इज्जत ही नहीं, उनकी सभी चीज़ों को एनकरेज करते हैं, उनको बहुत सम्मान देते हैं। It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. और ये जो टर्म है unity in diversity का टर्म, एकता में अनेकता, तो अनेकता में एकता, तो ये जो टर्म है वो भारत में पहली बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही बोला गया था। तो आज के इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही, यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इस चैप्टर की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप वहाँ पे जाके ज़रूर चेक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Subscribe to my channel Nitin Gupta Classes and press the bell icon to get the notification of the latest videos. You can also follow me on Instagram and Facebook at Nitin Gupta Classes. You can also mail me at nitinguptaclasses17@gmail.com. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।